हेलो बाबू, अभी हम लोग पढ़ेंगे रेट लॉ। अभी आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन पर, उस पर प्रॉब्लम भी देखा। अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन और भी पढ़ना है, अब उससे और आगे पढ़ना है। अब एक हम लोग को टॉपिक है, उसका नाम है रेट लॉ। तो रेट लॉ के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जानना जरूरी है और मोलर कंसंट्रेशन जानना जरूरी है। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हम लोग जान चुके हैं, थोड़ा बहुत और भी जानेंगे। और एक पढ़ना हम लोग को मोलर कंसंट्रेशन, जो मोलर कंसंट्रेशन भी देखे थे आपने। अब हम लोग को देखना है क्या, रेट लॉ। रेट लॉ क्या होता है समझिएगा। हम लोग को रेट लॉ देखना है। अभी क्या रहते हैं, रिएक्टेंट से यदि आपके पास प्रोडक्ट बनता है, रिएक्टेंट से यदि आपके पास प्रोडक्ट बनता है तो उसका रेट लिखने आपको आता था, जिसे आप रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है रेट लॉ? रेट लॉ एक रिलेशन है। रेट लॉ एक ये है, रिलेशन है। किसका रिलेशन है? तो मोलर कंसंट्रेशन का, मोलर कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का ये रिलेशन है। इसका मतलब बोलेंगे सर, आप ये बोल सकते हो, इट इज ए रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन। बिल्कुल, रेट ऑफ रिएक्शन तो किसी का भी हो सकता है, मोलर कंसंट्रेशन भी किसी का हो सकता है, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टिंग सब्सटेंस हो जा, जो रिएक्ट सब्सटेंस करेगा उसका बोला है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं समझिए। रेट लॉ क्या है? रेट लॉ एक रिलेशन है मोलर कंसंट्रेशन का और रेट ऑफ रिएक्शन का, लेकिन मोलर कंसंट्रेशन जो होगा वो प्रोडक्ट का नहीं, रिएक्टेंट का। उसमें आपको दे देगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। प्रोडक्ट थोड़े रिएक्ट करता है, रिएक्ट कौन करता है? जो रिएक्टेंट में रहता है वो करेगा। तो रिएक्टेंट नहीं लिख के दे देगा रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो स्पष्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसको डिफाइन कैसे करोगे समझिएगा, आपको लिखना है। लिखेंगे क्या? इट इज ए रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, और ब्रैकेट में रिएक्टेंट लिख सकते हो। समझ गए होंगे रेट लॉ क्या होता है? व्हाट इज रेट लॉ? इट इज ए रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये लिखेंगे। इसका मतलब जो होगा, जो ये दिया रहता है यहां पर, इसका जो रेट होगा है ना, ये जो रेट होगा यहां पर इसका इक्वल्स में, तो आप दे देगा एक। तो ये डिफाइन करेंगे। अब बोला है रेट लॉ में दूसरा क्या बोला है, जो आर से ये पी बोल रहा है, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इसके पावर में n। रेट लॉ क्या लिखोगे? डिफाइन कर देना, फिर लिखना है नीचे में रेट लॉ जो होता है, नीचे में लिखेंगे क्या? रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of the reactant to the power n। पहला रेट ऑफ लॉ लिख दिए हो, फिर से लिखना है नीचे में क्या? इक्वेशन देना है। फिर क्या लिखेंगे? रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट टू द पावर n। ऐसे लिखेंगे। और n जो होता है here n इक्वल्स क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी n इक्वल्स क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है यहां। तो अब ऐसे करके, तो अब ये दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या लिख सकते हैं? यहां पर रेट इक्वल्स ये हुआ, ये भी प्रोपोर्शनल हटाओगे, रेट इक्वल्स क्या हो जाएगा? रेट इक्वल्स क्या रहेगा? ये कांस्टेंट डालेंगे के आर के पावर n। ये हमारा एक रेट बराबर ये आ गया। यहां पर k इक्वल्स क्या है? k इक्वल्स है रेट कांस्टेंट। k इक्वल्स रेट कांस्टेंट। अब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? नाउ हम जानते हैं वी हैव रेट इक्वल्स ये होता था, ये रिएक्शन रहता था। रेट इक्वल्स क्या होता था आपका? इसको मान लेते हैं ये फर्स्ट रिएक्शन, और एक इक्वेशन ये जानते हैं हम सब, रेट इक्वल्स क्या होता था? प्लस में जब सेगा, प्लस में डी पी का कंसंट्रेशन लिखिए, बाय में डी टी डीवी या डेल्टा लगाते थे, और रिएक्टेंट में माइनस डी आर बाय डी टी ये लगाते थे, है ना। तो ये इसको मान लेते हैं सेकेंड।
अब देखिए रेट बराबर इतना भी होता है, रेट बराबर इतना भी होता है, तो दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, रेट इक्वल्स क्या हो सकता है समझिएगा, प्लस dP का कंसंट्रेशन बाय में dt इक्वल्स क्या होगा, माइनस d R का कंसंट्रेशन बाय में dt इक्वल्स क्या होगा, K R के पावर में है। ये लिख सकते हैं है ना। ये रिएक्शन जो हमारा है ये रेट लॉ रिएक्शन है, ये जो हमारा है इसको मान लेते हैं था, ये रेट लॉ रिएक्शन है। अब इसी से सारे चैप्टर में हम सबको आगे बढ़ना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा इससे आगे हम लोग और होंगे। ध्यान लीजिए, इसके बाद हम सब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एक टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है, थोड़ा ये ध्यान से आप देखिएगा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, VBI है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव करने हैं आपको। यहां पर रिएक्टेंट से यदि आपके पास प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट से भी प्रोडक्ट होता है, तो यहां पर क्या होगा, ये इसका हम लोग जानते हैं, वी हैव फॉर्मूला जानते हैं, रेट इक्वल्स प्लस dP बाय में dt, P का कंसंट्रेशन लिखो या वैसे छोड़ो, माइनस dr बाय में ये dt इक्वल्स के r के पावर में n। आप चूंकि ऑर्डर की बात है इसलिए n वाला से रिलेट करेंगे। हम इतना इस दोनों को रिलेट कर रहे हैं, इस दोनों को क्यों रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इसमें भी रिएक्टेंट है, इसमें भी रिएक्टेंट है, और n वाला क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो इतना बराबर हम इतना लिखते हैं। यहाँ देखिए माइनस d r बाय में यहाँ पर dt इक्वल्स क्या है, k r के पावर में n, इतना। अब यहाँ पर चूंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए n बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो अब देखिए फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन n इक्वल्स क्या लिखेंगे आप, 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस dr बाय में dt इक्वल्स क्या होगा, k r के पावर में क्या होगा, 1। अब r को नीचे ला रहे हैं, dt को इधर ला रहे हैं, क्यों, r वाला को एक साथ कर रहे हैं, बाकी को एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ dr बाय में ये कर देते हैं, ये r इक्वल्स यहाँ पर k, यहाँ पर dt इधर चला जाएगा, और माइनस जो है वो माइनस इधर कर दे रहे हैं, दोनों साइड में माइनस ले लोगे समझो, तो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। अब हमें ये वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड में इंटीग्रेट कर देना है। तो अब देखिए नॉ इंटीग्रेटिंग, अब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर dr बाय में ये r इक्वल्स माइनस k बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर dt, dx बाय x का इंटीग्रेशन होता है log x, dy बाय y का होता है log y, तो dr बाय r का क्या होगा, log r। तो यहाँ पर देखिए इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log r इक्वल्स माइनस k, dx का होता है x, तो dt का क्या हो जाएगा t, और इंटीग्रेशन में प्लस कांस्टेंट आप जोड़ देते हो, इस रिएक्शन को मान लेते हैं हम सब फर्स्ट रिएक्शन। अब हमें c का वैल्यू चाहिए, हमें कांस्टेंट का वैल्यू चाहिए, तो c का जो वैल्यू चाहिए, तो स्टार्टिंग में देखो टाइम देखो, c कैसे निकालेंगे, तो आप टाइम लेते हैं, क्योंकि इसमें रेट ऑफ रिएक्शन को डिफाइन किया टाइम लगता है विद इंटरवल टाइम t। तो यहाँ चूंकि स्टार्टिंग में टाइम कितना होगा, 0, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या होगा, एट इनिशियल में t इक्वल्स क्या लिखेंगे, 0,
इनिशियल में t होगा 0, तो r के जगह पर क्या लिखना है आपको, r0। r के जगह पर लिखना है क्या, r0। t बराबर 0, तो r के जगह पर r0 माने कुछ इनिशियल में ये है, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं, तो यहाँ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर log r0 इक्वल्स -k और t के जगह पर 0 प्लस c। इसका मतलब c इक्वल्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर log r0 होगा कि नहीं होगा, देख लीजिए। ये तो 0 c, अब ये c निकल गया, c का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, है ना। आप क्या करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर क्या लिखेंगे आप, log r रहने दीजिए इक्वल्स -k, t रहने दीजिए प्लस c के जगह पर क्या लिखेंगे, log r0। ये -k2 को आप इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, यहां पर होगा kt इक्वल्स ये इधर ले जाओ, क्या होगा यहाँ पर log r0 माइनस log r, log m माइनस log n क्या होता है, log m बाय n। तो इसका मतलब kt इक्वल्स आप लिख सकते हो log r0 बाय r। अब यहां जो लॉगरिथम है, ये जो वैल्यू है, ये आपका अल्फाबेटिकल है। यदि अल्फाबेटिकल से मैथमेटिकल टर्म में यदि आप करते हो इसको चेंज, तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। लॉग में आपको पढ़ाए भी थे क्लास में, याद होगा। तो यानी क्या होगा, इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल टर्म में ले जाएंगे, यहां पर 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। क्यों, क्योंकि ये अल्फाबेटिकल है, इसको ले जाते हैं डिजिट में, यहां पर हो जाएगा आपका क्या, log r0 बाय r। ये जो आपका आया है, यही है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसको डिराइव करने के लिए बोला है, और पूरे चैप्टर में इस सारे के सारे ढेर सारा प्रॉब्लम इसी पर बनेगा, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको देख लीजिए कैसे कैसे बना हुआ है, और इसको अच्छे तरीके से करना है, ठीक, अच्छे से देख लो। देखो अब जितना बताया जा रहा है उसको अच्छे तरीके से आप कॉपी पर एज इट इज करना। कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप करिए, और बहुत बेहतरीन ढंग से आप पढ़िए घर पर। कुछ दिन की बात है, कुछ दिन के बाद सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। सदियों पुरानी अंधेरी रात क्यों नहीं हो, एक छोटा दिया के सहारे पूरा प्रकाशमय हो सकता है। तो कितना डरावनी रात क्यों नहीं हो, सुबह जरूर होने वाला है। कितना बड़ी आपदा आए हैं, इससे जरूर हम सब उबरेंगे। थोड़ा आप लोग घर पर ही प्रोटेक्टेड में रहिए, प्रोटेक्शन में रहिए, और सारा घर पर ही आप सब काम जितना हो सकता है, जब काफ़ी इमरजेंसी हो तभी निकलिए, नहीं तो आपको घर पर ही सब काम करना है। और हम सब स्टूडेंट टीचर हैं, पढ़ना पढ़ाना काम है, आप घर पर भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जल्दी से करिए, इससे थोड़ा और आगे हम सब होंगे।